गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मीडियन टेस्ट। मीडियन टेस्ट हम कब अप्लाई करते हैं? मीडियन टेस्ट जब अप्लाई करते हैं जब हमारे पास कोई दो सैंपल होते हैं, जैसे किसी भी, या तो हम सेम पॉपुलेशन से या डिफरेंट पॉपुलेशन से क्या करते हैं, दो सैंपल ड्रॉ करते हैं। माना कि हमारे पास दो कॉलेज हैं, उन कॉलेज में हमें गर्ल्स की हाइट पता करनी है, ठीक है। तो हम दो सैंपल ड्रॉ कर लेते हैं 100 गर्ल्स की। ये हमने कहाँ से कर ली? रोहतक वाले कॉलेज की, और ये हमने कहाँ से कर ली? सोनीपत वाले कॉलेज की, ठीक है। 100 गर्ल्स का क्या ले लिया? सैंपल ले लिया। फिर उनकी सेंट्रल टेंडेंसी निकाली, मतलब कि उनकी मीडियन वैल्यू निकाल ली हमने, ठीक है। उन दोनों की मीडियन वैल्यू निकाल ली। तो हम ये चेक करते हैं कि जो सैंपल हमने निकाले हैं क्या वो एक दूसरे से डिफ़र कर रहे हैं, ये निकालना होता है। क्या उनकी जो मीडियन है वो सेम है? Median test is a statistical procedure for testing if two independent ordered sample differ in their central tendency। मतलब कि क्या ये दोनों सैंपल इनकी सेंट्रल टेंडेंसी में डिफ़र कर रहे हैं, क्या इनकी मीडियन सेम आ रही है दोनों की, या दोनों की मीडियन क्या है? डिफरेंट आ रही है। ये हम चेक करते हैं किससे? मीडियन टेस्टिंग। In other words, it gives information if two independent sample are likely to have been drawn from the population with the same median। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो हमने दो इंडिपेंडेंट सैंपल ड्रॉ किए हैं किसी भी पॉपुलेशन से, सेम पॉपुलेशन से, उनका मीडियन क्या रहेगी? सेम रहेगी, ठीक है। उनकी मीडियन क्या होगी? सेम होगी। जिन भी दो पॉपुलेशन से हमने ड्रॉ किए हैं उनकी मीडियन क्या होगी? सेम होगी। तो हम क्या अप्लाई करते हैं? मीडियन टेस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जो रन टेस्ट जो होता है, अभी आपने रन टेस्ट किया नहीं है पर रन टेस्ट हम करेंगे। यहाँ पे हम क्या लेते हैं? दो सैंपल ले लिए हमने, दो इंडिपेंडेंट ऑर्डर्ड सैंपल ले लिए, ठीक है। मान लिया कि फर्स्ट वाला है x1 x2 अप टू कहाँ तक? xn1 तक, और दूसरा ले लिया y1 y2 अप टू कहाँ तक? yn2 तक, ठीक है। ये हमारे क्या है? दो ऑर्डर्ड इंडिपेंडेंट सैंपल हैं किसी पॉपुलेशन से, जिनका पीडीएफ क्या है? पॉपुलेशन का पीडीएफ क्या है? f1 डॉट फर्स्ट वाली के लिए जहाँ से हमने फर्स्ट सैंपल ड्रॉ किया, और दूसरी वाली के लिए क्या है? f2 डॉट, ठीक है। ये इनका पीडीएफ हो गया। देन मेजरमेंट मस्ट बी एटलीस्ट ऑर्डिनल, और ऑर्डिनल होना चाहिए उनका मेजरमेंट। क्यों? क्योंकि हम ऑर्डिनल पे ही क्या अप्लाई करते हैं? नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। एनपी टेस्ट कब अप्लाई होते हैं? जब हमारा डेटा कैसा होता है? ऑर्डिनल होता है, ठीक है। तो उनका मेजरमेंट क्या होना चाहिए? ऑर्डिनल होना चाहिए। और जब हम उनका कंबाइंड सैंपल लेते हैं तो उसको हम, अगर इनका कंबाइंड सैंपल लें, कंबाइंड सैंपल, तो कैसे लिख सकते हैं? हम इसको जेड की फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब इनको अगर हम कंबाइन करें x1 प्लस y1 x2 प्लस y2 अप टू कहाँ तक? xn प्लस yn तक, xn1 प्लस yn2 तक, तो ये हो जाएगा z1, ये z2, हमने मान लिया ये z1 z2 zn1 प्लस n2, ठीक है। ये कंबाइंड सैंपल बन गया इनका। अब क्या है? ये कंबाइंड सैंपल बन गया ऑर्डर्ड सैंपल। लेट m1 बी द नंबर ऑफ xi's एंड m2 बी द नंबर ऑफ yi's एक्सीडिंग द मीडियन वैल्यू m। हमारे पास जो मीडियन वैल्यू है, पॉपुलेशन की जो मीडियन वैल्यू गिवन है m, ठीक है, उनमें से हमने मान लिया कि जो xi's हैं, जो x, ये वाला जो सैंपल है, ये जो x वाला जो सैंपल है, इसमें से m वैल्यू क्या है? इस मीडियन से क्या कर रही है? डिफ़र कर रही है, ठीक है। और जो दूसरा है, जो मतलब m1 तो किससे कर रही है? x वाले सैंपल से, फर्स्ट सैंपल से डिफ़र कर रही है। जो फर्स्ट सैंपल में जो m1 वैल्यूज़ हैं वो जो मीडियन से वो क्या है? एक्सीड कर रही है, मतलब उससे ज़्यादा आ रही हैं। और सेकंड सैंपल से m2 वैल्यूज़ क्या आ रही हैं? एक्सीड कर रही हैं किससे? हमारे m से, ठीक है। मीडियन वैल्यू m से एक्सीड कर रही है। तो ये बोल रहा है कि लेट m1 बी द नंबर ऑफ x's एंड m2 बी द नंबर ऑफ y's एक्सीडिंग द मीडियन वैल्यू m। तो m1 और m2 वो वैल्यूज़ हैं जो मीडियन वैल्यू से क्या हैं? ज़्यादा हैं, एक्सीड कर रही हैं ऑफ द कंबाइंड सैंपल, ठीक है। m किसका हो गया? कंबाइंड सैंपल का मीडियन हो गया, ठीक है। Then under null hypothesis that the sample come from the same population or from different population with the same median। हम null hypothesis क्या लेके चलते हैं कि जो सैंपल है हमारा वो या तो हमने सेम पॉपुलेशन से ड्रॉ किया या डिफरेंट पॉपुलेशन से, उनका मीडियन क्या रहेगा? सेम रहेगा,
ठीक है, दैट इज़ अंडर एच नोट। एच नोट क्या होगा कि उनका PDF F1 डॉट इक्वल टू F2 डॉट द जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ M1 एंड M2 इज़ हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन विद प्रोबेबिलिटी फंक्शन। तो इस केस में जब हम मीडियन टेस्ट अप्लाई करते हैं तो हम कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं? हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ क्या करते हैं, दो सैंपल की जो हमने सैंपल ड्रॉ किए हैं किसी भी पॉपुलेशन से, उनकी मीडियन टेस्ट करते हैं कि क्या वो सेम है या नहीं है। तो उस केस में हमारी हाइपोथेसिस क्या रहेगी कि जॉइंट जो डिस्ट्रीब्यूशन है उनका F1 डॉट इक्वल टू क्या होगा? F2 डॉट के। ठीक है, उनकी PDF क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। और ये दोनों क्या फॉलो करेंगे? हाइपरजोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी फंक्शन को फॉलो करेंगे। तो हाइपरजोमेट्रिक जो हमारा PDF होता है हाइपरजोमेट्रिक का, वो क्या होता है? P M1 M2। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? PDF है जो हाइपरजोमेट्रिक का M1 M2 इक्वल टू N1 M1 N2 M2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2 M1 प्लस M2। ये कॉम्बिनेशन बन गया। मतलब क्या था कि जो हमारे फर्स्ट सैंपल था उसमें N1 ऑब्जर्वेशन थी, उनमें से M1 क्या है? जो M जो मीडियन से क्या करती हैं? ग्रेटर हैं। ठीक है, एक्सीड कर रही हैं। और जो दूसरा सैंपल है उसमें कितने ऑब्जर्वेशन थी? N2। उनमें से M2 क्या है? जो हमारे M जो मीडियन है उससे क्या कर रही हैं? एक्सीड कर रही हैं। और जब हम उनका कंबाइंड सैंपल लेते हैं जॉइंट, जब हमने ये Z वाला लिया था जॉइंट, तो इसमें क्या होगा कि जो N1 प्लस N2 ऑब्जर्वेशन है हमारी टोटल, उनमें से M1 प्लस M2 ऑब्जर्वेशन क्या है? M से एक्सीड कर रही है। ठीक है, ये हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हमें बता रहा है। इफ़ अब ये बोलता है कि इफ़ M1 लेस देन N1/2, अगर हमारा जो M1 है मतलब कि वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो मीडियन वैल्यू से क्या है? ग्रेटर हैं, अगर वो M1 लेस देन आ जाए N1/2 से, मतलब कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हाफ ऑफ ऑब्जर्वेशन से क्या आ जाए? लेस आ जाए, तो क्रिटिकल रीजन जो होगा कॉरस्पॉन्डिंग टू द साइज ऑफ टाइप 1 एरर, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर आपको पता है, टाइप 1 एरर कौन सा होता है? जब हमारी नल हाइपोथेसिस क्या होती है? ट्रू होते हुए भी हमें उसे क्या करते हैं? रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अगर हमारी नल हाइपोथेसिस क्या है? ट्रू है, उसको हम क्या कर दें? रिजेक्ट कर दें। वो क्या होता है? टाइप 1 एरर होता है हमारा। ठीक है, अब इसके बाद वेयर अब बोलता है कि इज़ गिवन बाई, और इसको टाइप 1 एरर को हम कैसे लिखते हैं? M1 लेस देन M1 डैश, वेयर M1 डैश इज द कंप्यूटेड फ्रॉम द, और M1 डैश हम कैसे निकालते हैं? M1 इक्वल टू M1 डैश P, ये जो हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल टू अल्फा। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ M1 अंडर H नोट इज़ आल्सो हाइपरजोमेट्रिक। जो M1 का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी हाइपरजोमेट्रिक है, तो उसकी जो एक्सपेक्टेशन आ जाएगी M1 की, वो क्या आएगी? N1/2। कब आएगी? जब N इक्वल टू N1 प्लस N2 क्या हो? इवन नंबर हो, और N1/2 इंटू N1 माइनस N, N-1/N वो क्या हो? ओड हो। और वेरिएंस क्या हो जाएगा इसका? ये हम हाइपरजोमेट्रिक में निकालते हैं इनके मीन और वेरिएंस। ठीक है, तो N1/N2 डिवाइड बाई 4 N1 N-1 N अगर इवन है, ओड है, तो ये वाली वैल्यू बनेगी हमारी वेरिएंस की। ये हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन से हमें मिल जाते हैं। This distribution is most of the times quite inconvenient to use. However, for large sample we may regard M1 to be. अब क्या होता है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन हमारे लिए इनकन्वीनियंट होता है अगर लार्ज सैंपल आ जाए। तो लार्ज सैंपल के केस में क्या करते हैं? हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आता है? Z इक्वल टू M1 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ M1 डिवाइड बाई वेरियंस ऑफ M1। ये हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होता था? स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता था। ठीक है, जिसका मीन 0, वेरिएंस क्या होता है? 1 होता है। तो ये फॉर्मूला हम लगाते हैं जब हमारे पास क्या हो? सैंपल साइज बड़ा होता है। अब उसके बाद द ऑब्जर्वेशन M1 M2 कैन बी क्लासीफाइड इनटू फॉलोइंग 2x2 कॉन्टिजेंसी टेबल। अब जो हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का PDF हमने जो निकाला था उसको हम एक 2x2 कॉन्टिजेंसी टेबल में भी दिखा सकते हैं।
कैसे कि सैंपल फर्स्ट हो गया, ये सैंपल सेकंड हो गया। सैंपल फर्स्ट में वो ऑब्जर्वेशन जो m से ग्रेटर हैं, कितनी थी, m1 थी तो m1 लिख दी, और दूसरे में कितनी थी, m2 थी तो ये लिख दी, और टोटल क्या आ जाएगी, m1 प्लस m2। और अब कौन सी रहेगी, वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो m से क्या है, लेस है। m से लेस कौन सी आएगी, टोटल कितनी थी, n माइनस m1, यहाँ पे कितनी थी, n2 माइनस m2, और टोटल कितनी हो जाएगी, n1 प्लस n2 माइनस m1 माइनस m2, और टोटल आ गया इनका n1 n2, n1 प्लस n2 इक्वल टू n। ठीक है, तो ये कॉन्टीजेंसी टेबल हम हमारे जब न्यूमेरिकल करते हैं ना तो वहाँ पे यूज़ करते हैं। If the frequency are small, we can compute the exact probability rather than approximate them. अगर हमारे पास स्मॉल डाटा है, मतलब सैम्पल साइज कम छोटा है, तो हम जो ये हमारा ये वाला जो PMF था, इससे हाइपरज्योमेट्री का ये वाला डायरेक्ट यूज़ करते हैं और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, हाउएवर अगर हमारी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाए, लार्ज हो जाए, तो हम वहाँ पे काई स्क्वायर टेस्ट यूज़ करते हैं विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, और ये 2x2 कॉन्टीजेंसी टेबल वहाँ पे बन जाती है। ठीक है, The approximation is fairly good if both n1 and n2 exceed 10, और ये कब करते हैं, जब हमारा n1 और n2 क्या हो जाए, 10 से एक्सीड हो जाए। और सेकंड है, मीडियन टेस्ट इज सेंसिटिव टू द डिफरेंस इन द लोकेशन बिटवीन f1 एंड f2y बट नॉट डिफरेंस इन देयर शेप्स। f1x एंड f2y हैव द सेम मीडियन, वी वुड एक्सपेक्ट h नोट। अगर हमारे जो सैंपल हैं x1 और x2, उनका PDF जो ले लिया हमने, ये जो सैंपल बताया f1 और f2, इनकी मीडियन सेम है, तो हमारी हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, उनका PDF भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, मतलब कि दोनों क्या है, सेम है, उनकी मीडियन सेम है। ठीक है, थर्ड क्या बोल रहा है कि जनरली मीडियन टेस्ट टेक द करेक्ट डिसीजन विद ए लिटिल मोर एश्योरेंस देन डज नॉट साइन टेस्ट, और ये साइन टेस्ट से कुछ ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो ये हमारा मीडियन टेस्ट था, और मीडियन टेस्ट के बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे कल। तो मीडियन टेस्ट में क्या है, अगर हमारा हमें क्या चेक करना होता है, दो सैंपल ले लिए हमने किसी भी पॉपुलेशन से, उनकी मीडियन अगर सेम है, हमारी हाइपोथेसिस क्या रहेगी कि उनकी मीडियन सेम रहेगी। अगर उनकी मीडियन सेम नहीं है, मतलब स्मॉल सैंपल के लिए हम हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं, और अगर हमारा सैंपल साइज़ बड़ा हो जाता है तो क्या करते हैं, नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन करते हैं। ठीक है।